अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उस्मान मिर्ज़ा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे कॉन्सेप्चुअल सीरीज लेक्चर नंबर 4 और जो चैप्टर है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो टॉपिक हमने चूज किया है उसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी किन किन पैरामीटर की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है, यानी लेंथ के चेंज होने की वजह से, एरिया, मटेरियल और टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और इनके पास पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के अंदर डिटेल डिस्कशन कर रहे होंगे। पास पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मुझसे इस चैनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में। तो रेजिस्टेंस किट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द हिंड्रेंस और अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस के अंदर जो अपोजिशन होती है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज, अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज रेजिस्टेंस। बेसिकली एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या करती है, जो कि बताती है कि मटेरियल के अंदर कितनी हिंड्रेंस मौजूद है, उसे हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। अब रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली 4 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि R विल बी इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब इसमें जो रॉ है इसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी। और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। ये किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी मटेरियल किस चीज से बना हुआ है उसके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही होगी। यानी कॉपर के लिए अलग होगी, आयरन के लिए अलग होगी, सिल्वर के लिए अलग, और डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अलग होगी रेजिस्टिविटी। तो ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद जो हमारे पास जो है वो आ गया पैरामीटर लेंथ, यानी हम ये कह सकते हैं कि लेंथ के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस पर फर्क पड़ेगा। यानी हम बोलते हैं कि लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। लेंथ इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, यानी अगर आपने लॉन्ग वायर इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर आप शॉर्ट वायर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। इसी तरह लेंथ ऑफ दी वायर या कंडक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा होगी हमारी रेजिस्टेंस। और तीसरा पैरामीटर है एरिया, जो कि हमें कैसा नजर आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी एरिया और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के ऊपर हमारी रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही होती है। यानी अगर मेरे पास थिक वायर है, यानी थिक वायर मतलब उसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। यानी अगर हम मोटी वायर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और अगर हमने थिन वायर इस्तेमाल की तो उसका एरिया क्या होगा, उसका एरिया कम होगा और उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह जो चौथा पैरामीटर होता है वो होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के की वजह से रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 केसेस होते हैं। मेटल्स के लिए यानी कंडक्टर्स के लिए जो है वो डिफरेंट सिनेरियो होता है, और नॉन मेटल्स या सेमीकंडक्टर्स या इंसुलेटर्स के लिए डिफरेंट कंडीशन होती है। तो अगर हम पहले मेटल की बात करें तो टेम्परेचर जैसे बॉडी का इंक्रीज होता है या किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाती है, जैसे हम बोलते हैं पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। अगर हमारे पास जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है तो उसे हम पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ये क्यों हो रही होती है, उसका रीजन ये है कि जब हमारे पास कोई कंडक्टर है उसके अंदर जो फ्री चार्जेस मौजूद हैं उनको जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं यानी टेम्परेचर उनका इंक्रीज होता है तो कोलिजन होने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है। और अगर मेरे पास नॉन मेटल्स हैं जो कि नॉर्मली सेमीकंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स, तो उनके अंदर जो है यहाँ पर इंसुलेटर्स, इसको थोड़ा मैं करेक्ट कर लेता हूँ स्पेल को, इंसुलेटर्स। तो अगर मेरे पास इंसुलेटर मौजूद है तो उसके अंदर क्या हो रहा होगा, उसके अंदर टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। इसे हम बोलते हैं नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी, और वाइस वर्सा भी हो सकता है, टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरह से 4 पैरामीटर्स जिसको हमने डिस्कस कर लिया, यानी जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी, नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल किस टाइप का है। अगर वो कंडक्टर्स है तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर मेरे पास जो मटेरियल है वो नॉन मेटल है या फिर सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर है तो उसके अंदर टेम्परेचर और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करते हैं जो कि पास पेपर में आ चुके हैं, और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है। तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा, ताकि जो है वो हम क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको बात क्लियर हो जाए। तो रेजिस्टेंस को हम मॉडिफाई करके इस तरह भी लिखा जा सकता है, यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रॉ यानी रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल लेंथ, और एरिया की हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू पुट कर ली, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो एरिया बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर के। इन टर्म्स ऑफ रेडियस अगर हम लिखें तो इस तरह से लिखा जा सकता है। और अगर हम इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखना चाहते हैं तो हम रेडियस का रिलेशन डायमीटर के साथ क्या हो सकता है, d/2। तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके इस तरह से लिखा जा सकता है रो L/पाई, और यहाँ पे d/2 और उसका हम कर लेंगे स्क्वायर। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा, यानी जो 2 डिनोमीटर में आपको नजर आ रहा है वो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा, और 4 बनने के बाद उसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, यानी आप इस तरह बन जाएगा 4 रो L/पाई d स्क्वायर। अब यहाँ पर जो पैरामीटर कांस्टेंट है उसको हम एलिमिनेट करके हम अपने फॉर्मूले को इस तरह मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किस तरह लिखा जा सकता है, यानी हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेंथ के ऊपर और डायमीटर के ऊपर, लेंथ और डायमीटर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस फॉर्मूले को नॉर्मली हम इस्तेमाल कर रहे होंगे क्वेश्चंस के अंदर। आप ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अंदर जो आपके पास कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मली एलिमिनेट हो जाते हैं। तो हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला मैंने कैसे डिफाइन किया, एरिया की अपने पाई आर स्क्वायर लिख लिया, और आर की जगह पर मैंने रेडियस के ऊपर डायमीटर डिवाइड बाय 2 कर दिया, और अपने फॉर्मूले को मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिख लिया। और इसी फॉर्मूले को हम नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे होंगे अभी कैलकुलेशन जब हम करेंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो पास पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं उसके अंदर हम नॉर्मली यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन से हम डिस्कशन का आगाज करते हैं, और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर उन क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट करते हैं, और क्वेश्चन 1 से आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या बोला जा रहा है, 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल आर गिवन। 2 वायर्स हैं जिनका मटेरियल क्या है, सेम है, यानी दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है, सेम। तो हम बोलेंगे कि दोनों की रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, तो यहाँ पर हमने सेम मेंशन कर लिया। The first wire is twice as long as the second, यानी जो पहली वायर है जिसको हम लेंथ L1 कह रहे हैं वो क्या है, twice of the second wire, twice of the length of the second wire। और उसके बाद क्या बताया, and has the diameter, and has twice the diameter of the second, यानी जो हमारे पास डायमीटर है D1 वो क्या है 2 टाइम्स ऑफ D2 है, यानी जो फर्स्ट वायर का डायमीटर है वो ट्वाइस है एज कम्पेयर टू डायमीटर ऑफ सेकेंड वायर। रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर, फर्स्ट वायर आपने बतानी है कि क्या होगी, यानी R1 आपने कैलकुलेट करके बताना है कि आपके पास R1 क्या होगा। R1 कैलकुलेट करने के लिए ऊपर जो हमने अभी रिलेशन ड्राइव किया है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आपके पास अगर नॉर्मली रेजिस्टिविटी सेम होती है तो लेंथ और डायमीटर का आपने रिलेशन इस्तेमाल कर लेना है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे R1 और R2 को आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो फॉर्मूला जो हमने अभी मॉडिफाई करके मेंशन किया हुआ था वो क्या था, L1 डिवाइड बाय D1 स्क्वायर डिवाइड बाय L2 डिवाइड बाय D2 स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके हम इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, यानी R1 डिवाइड बाय R2 विल बी इक्वल्स टू L1 डिवाइड बाय D1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यानी जो आपके पास डिनोमिनेटर में टर्म मौजूद है उसे आपने रेसिप्रोकेट करके यहाँ पे मेंशन कर लेना है D2 स्क्वायर डिवाइड बाय L2। अब यहाँ पर वैल्यूज प्लग इन करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज प्लग इन करते हैं, और L1 की जगह पे आपने क्या मेंशन कर लेना है 2L2, और D1 की जगह पे आपने क्या मेंशन कर लेना है 2D2, और उसका कर देना है स्क्वायर, D2 स्क्वायर एज इट इज डिवाइड बाय L2 भी एज इट इज। फर्दर अगर हम इसकी सिम्प्लिफिकेशन करें तो हमारे पास क्या बनेगा, R1 डिवाइड बाय R2 विल बी इक्वल्स टू 2L2 डिवाइड बाय, नीचे आ जाएगा मेरे पास 4D2 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा D2 स्क्वायर डिवाइड बाय L2। अब देखें L2 से आपने L2 कैंसिल आउट कर लिया, D2 स्क्वायर से D2 स्क्वायर भी आपने कैंसिल आउट कर लिया, तो आपके पास जो टर्म बच रही है वो क्या बन रही है 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी मैं कह सकता हूँ कि R1 डिवाइड बाय R2 किसके बराबर आ रहा है 1/2 के। तो R1 किसके बराबर हो जाएगा, R1 बराबर हो जाएगा 1/2 टाइम्स R2, और इसको हम अगर
मैथमेटिकल टर्म्स में तो आपके पास ये आ गया, और अगर हम इसे हम जो है वो इन टर्म्स ऑफ रिटन एक्सप्लेनेशन दें तो उसमें क्या लिखा जा सकता है, द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वायर इज हाफ ऑफ द सेकंड वायर इज हाफ ऑफ द सेकंड वायर इज हाफ ऑफ द सेकंड वायर। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नजर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पास पेपर में पूछा गया था, और क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज यूनिफॉर्म डायमीटर एंड लेंथ एल इज आर। यानी मेरे पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो आपको बताई गई है आर, जिसका डायमीटर d1 है को हम d कह रहे हैं, और जिसकी लेंथ जो है जिसे हम L1 को L बोला जा रहा है, जो हमारे पास सवाल के अंदर बताया गया, डायमीटर d है, लेंथ L है और रेजिस्टेंस R है। रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, यानी रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या है, सेम है। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल आपको बता दिया है कि वो सेम है, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, नेचर ऑफ द मटेरियल, और नेचर यानी मटेरियल सेम इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। पर इस बार क्या हो रहा है, इस बार हमारा जो डायमीटर है, डायमीटर d2 वो क्या है 3d हो गया, 3d हो गया, और लेंथ भी इंक्रीज हो गई, L2 भी इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 9L हो गया। तो हमने बताना है कि हमारे पास जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितनी होगी, इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी। तो उसी तरह से हमने सेम रिलेशन इस्तेमाल करना है, R2 डिवाइड बाय R1 विल बी इक्वल्स टू L1 डिवाइड बाय D1 स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसको हम रेसिप्रोकेट करके यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं डायरेक्ट, D2 स्क्वायर डिवाइड बाय L2, जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया है कि आपने इसको रेसिप्रोकेट करके मेंशन कर लेना है, ताकि आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाए, ताकि आपको कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। तो इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, उसको पहले हम करेक्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि मेरे पास ऊपर R2 आ रहा है, ऊपर R2 आ रहा है, तो ऊपर आपने R2 की वैल्यू पुट करनी है, यानी आपके पास क्या बन जाएगा L2 डिवाइड बाय D2 स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा L1 डिवाइड बाय D1 स्क्वायर। फिर आप इसको दोबारा से मॉडिफाई करके लिख लोगे, R2 डिवाइड बाय R1 विल बी इक्वल्स टू L2 डिवाइड बाय D2 स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा D1 स्क्वायर डिवाइड बाय L1। अब फर्दर वैल्यू पुट करते हैं, L2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 9L, और D2 की वैल्यू कितनी है 3D, और उसका कर देना है मैंने स्क्वायर, और D1 की वैल्यू मेरे पास D है, उसका मैंने कर लिया स्क्वायर, और L1 की वैल्यू मेरे पास L है, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब जो चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं उसको मैंने कैंसिल आउट कर लेना है, यानी L से L कैंसिल आउट कर लिया, और इसको मैंने फर्दर कैलकुलेट भी कर लिया, 9D स्क्वायर, और यहाँ पर भी आ जाएगा D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल कर लिया, R और 9 से 9 कैंसिल कर लिया। तो मुझे ये बात नजर आ रही है कि R2 और R2 और R1 का जो रिलेशन आ रहा है, R2 डिवाइड बाय R1 वो 1 के बराबर आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि R2 इज इक्वल्स टू R1, यानी R2 और R1 क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी R के ऊपर कोई इफेक्ट जनरेट नहीं होगा, यानी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो सेम रहेगी, रेजिस्टेंस सेम रहेगी। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम डायमीटर को 3D कर दें और लेंथ को 9L कर दें, तो हमारे पास 3 का स्क्वायर वैसे 9 हो जाएगा, तो इस वजह से आपके रेजिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच 4 टाइम्स इट्स लेंथ यूनिफॉर्मली। यानी आपने क्या किया, एक वायर को स्ट्रेच किया, और इस तरह से स्ट्रेच किया कि उसके वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट जनरेट नहीं हुआ, यूनिफॉर्मली आपने उसको स्ट्रेच किया। तो आपने लेंथ को कितने टाइम्स इंक्रीज कर दिया, लेंथ को आपने 4 टाइम्स इंक्रीज कर लिया, लेंथ को इंक्रीज कर लिया, और किस तरह आपने इसको इंक्रीज किया, यूनिफॉर्मली स्ट्रेच, ऐसे मेंशन कर लेंगे कि हमारे पास क्या हुआ है, यूनिफॉर्मली हमने क्या किया है, स्ट्रेच किया है। यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करने का मतलब क्या है, हमारे पास जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रह रहा है, यानी इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम क्या है, सेम है। तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम होने का मतलब क्या है, आप क्या बोलोगे, आपका जो इनिशियल फाइनल वॉल्यूम है उसको V डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हो, और इनिशियल वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट कर रहे हो। और वॉल्यूम को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ करके। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे A डैश L डैश विल बी इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई बाय L। ये A और L क्या बना रहा है, ये वॉल्यूम बता रहा है, इनिशियल वॉल्यूम आपके पास A और L है, और फाइनल वॉल्यूम आपके पास क्या है, जिसको हम यहाँ पर L2 कह रहे हैं, तो L डैश कह देते हैं। तो यहाँ से हम A डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो A डैश यानी जो न्यू एरिया मेरे पास आएगा आफ्टर स्ट्रेचिंग वो क्या होगा, उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हमने L डैश को डिवाइड कर दिया, उसके बाद हमारे पास ये जो A डैश है वो क्या आ जाएगा, A इंटू L डिवाइड बाय L डैश। L डैश कितना है 4L है, L से L कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि हमें एरिया जो है वो 4 टाइम्स क्या हो गया,
4 टाइम्स मेरा रेड्यूस हो गया, 4 टाइम्स जो है वो रेड्यूस हो गया। अब आपको न्यू रेजिस्टेंस बतानी है, क्योंकि मेरे पास मटेरियल सेम है तो मेरी रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई इफेक्ट जनरेट नहीं होगा। फिर भी हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं, आर विल बी इक्वल्स टू रो एल डिवाइड बाई ए, ये फॉर्मूला है। अब मैं इसको जो न्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के उसके ऊपर मैंने इस तरह से डैश अप्लाई कर लिया ताकि मैं न्यू रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकूं। तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल सेम रहेगी। लेंथ मेरे पास कितनी है, लेंथ मेरे पास हो गई है 4L, और मेरे पास जो एरिया वो कितने टाइम्स डिक्रीज हो गया, वो मेरा एरिया जो है 4 टाइम्स रिड्यूस हो गया। अब डिनोमिनेटर में जो आपको 4 नजर आ रहा है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और वो क्या बन जाएगा, 4 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी जो 4 है ये वाले 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मेरे पास क्या हो जाएगा 16 रो एल अपॉन ए। अब ये रो एल अपॉन ए मेरे पास जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस है, इनिशियल रेजिस्टेंस है तो मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो न्यू रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी 16 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस, 16 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस। ये जो है ये मेरे पास इनिशियल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि मेरी जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो गई 16 टाइम्स इंक्रीज हो गई, 16 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी 16 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्टेन वायर ऑफ आयरन इज आर, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमें बता दी है वो क्या है, आर के बराबर है इफ लेंथ एंड रेडियस आर बोथ डबल। हमने क्या किया, लेंथ को डबल कर लिया, लेंथ को डबल कर लिया और रेडियस को भी डबल कर दिया, रेडियस को भी डबल कर दिया और लेंथ को भी डबल कर दिया, तो हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए हमें रिलेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है ऑफ सेम वायर है, तो वायर की जो रेजिस्टिविटी है वो चेंज नहीं हो रही, यानी रेजिस्टिविटी का जो दूसरा नाम होता है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल क्या है, वो चेंज नहीं हो रही, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रह रही है, सेम रह रही है, वो चेंज नहीं हुई, क्योंकि मैंने वही वायर लिया हुआ है, सर्टेन वायर जो मेरे पास वायर है वही इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसी को मैंने लेंथ को डबल कर दिया और रेजिस्टेंस को भी डबल किया है, तो मेरी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही, रेजिस्टिविटी यानी नेचर ऑफ द मटेरियल चेंज नहीं हो रही, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगी। अब हम देखते हैं कि हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो रो एल डैश डिवाइड बाय पाई आर डैश। तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रो एज इट इज, एल की जब हमने लिख दिया 2L डिवाइड बाय पाई आर की जब हमने मेंशन कर लिया 2R, उसका कर दिया स्क्वायर। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं L डिवाइड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ गया 2, तो आर डैश विल बी इक्वल्स टू 1/2 रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, और ये जो रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर है ये मेरी इनिशियल रेजिस्टेंस है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी रेजिस्टेंस क्या हो गई, रेजिस्टेंस जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट से हाफ हो गई, मेरी रेजिस्टेंस जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट से हाफ हो गई है। तो ये वाला ऑप्शन मुझे कहाँ सही नजर आ रहा है। अब इसमें देखिए अगर ऑप्शन ए को हम नोटिस करें तो इसमें लिखा हुआ है रेजिस्टेंस विल बी हाफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अनचेंज क्यों हुई, यानी सेम रही, किस वजह से सेम रही, क्योंकि मेरा नेचर ऑफ द मटेरियल क्या रहा, सेम रहा, क्योंकि आयरन मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, आयरन इस्तेमाल किया और आयरन को मैं तब्दील नहीं कर रहा, तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल सेम रह रही है और मेरी रेजिस्टेंस क्या हो गई, हाफ हो गई। बाकी ऑप्शंस के अंदर क्या बोला जा रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डबल, नहीं ऐसा नहीं हुआ, और इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को भी चेंज कर रहे हैं तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती। बाकी इस अगर ऑप्शन में देखें तो इसमें बोला जा रहा है कि रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोथ विल रिमेन अनचेंज, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो अनचेंज रहेगी बट रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल क्या रह रही है, हाफ हो रही है, हाफ हो रही है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है और आपने मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऊपर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ले, और आपके दोस्त जो भी इस एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मज़ीद वीडियो आपको इस चैनल में मिलती रहेंगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।